हेलो गाइस, सागर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलर लेक्चर से एक लेवल ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर लेक्चर के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी फॉलो करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और उसके साथ साथ आपको एकेडमिक लेवल पे या कंपटीशन एग्जाम के लेवल पे आप जिस किसी लेवल पे हो, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि आप कॉन्सेप्ट को लाइफ टाइम के लिए सीखेंगे, याद नहीं करेंगे। इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बनाइए, उसको अपने साथ रखिए। और मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में अपन लोगों ने डिस्कस किया एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास को कैसे एस्टिमेट किया गया, उसका डेफिनेशन कैसे बनाया गया। ठीक है, अब ये पार्ट 2 है, उसमें जो पार्ट 1 में जो कवर नहीं हो पाया था, है ना, जो पार्ट 1 में जो छूट गया था, जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये 2 वीडियो का अगर आप पहले वीडियो देखे हो तो उसके बाद सेकंड वीडियो तुरंत देखो, इससे आपका पूरा एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट 1 में जो कवर होना बाकी रह गया था उसको अभी पार्ट 2 में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या रह गया था बताना। वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए। देखिए, पार्ट 1 से हमने जाना कि जो एटॉमिक मास है उसको डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 एटम को ऐसे स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर डिफाइन एटॉमिक मास वी टेक कार्बन 12 एज ए स्टैंडर्ड, है ना। एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 को ऐसे स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया। ठीक है, अब ये कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 जो होता है वो कार्बन एटम का आइसोटोप होता है। आइटम नहीं, एटम, एटम एटम भाई, एटम कार्बन एटम का आइसोटोप होता है। जो कार्बन 12 होता है वो कार्बन एटम का आइसोटोप होता है। अब आइसोटोप क्या होता है, इसके बाद के लेक्चर आइसोटोप के ऊपर ही होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के इतना जानो कि आइसोटोप जो होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ या डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट होता है। जो कार्बन 12 होता है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है कि कार्बन 12 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, है ना। कार्बन 12 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? इसका सबसे बड़ा आंसर यही होगा कि जो कार्बन 12 है, जो कार्बन 12 होता है, दे आर फाउंड, क्या बोलोगे आप लोग? दे आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। सबसे अच्छा और सटीक आंसर है इसका। अगर कोई पूछे कि एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 का हेल्प ही क्यों लिया गया, तो उसका आंसर क्या होगा? दे आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। मतलब जो कार्बन 12 है वो नेचर में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर आप पूछो सर कैसे जानेंगे, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन लोग खाते हैं, सब्जी भाजी पालक, है ना, सभी चीजें, जितने भी सब्सटेंस हैं जो हमारे आसपास हैं, सब्सटेंस, ऑल सब्सटेंस, ओके, जो हमारे आसपास है, सभी के सभी क्या है? कार्बन 12 है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन 12 है वो किंग है। कार्बन 12 क्या है? किंग है, जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करता है। कार्बन 12 इज अ किंग, जो कि पूरे वर्ल्ड पे शासन करता है, राज करता है, हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, रूल करता है पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, तो ये था आंसर कि कार्बन 12 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि कार्बन 12 नेचर में हर जगह प्रेजेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। ज्यादा लफड़ा नहीं था इसकी स्टडी करने में, इसलिए इसके हेल्प से एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। पार्ट 1 से हमको पता है कि इसके 1/3 को कार्बन 12 एटम के 1/12 या 1/12 पार्ट को लिया गया। इसी के हेल्प से किसी भी एलिमेंट के एटम का जिसका अपने को मास पता करना है उसको डिफाइन किया गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लिया गया और जिस एलिमेंट के एटम का अपने को मास पता करना है उसको लिया गया और दोनों को कंपेयर करके ही एटॉमिक मास डिफाइन किया गया। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे कि ये एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू क्या होता है। जैसे कि हम लोग
अपना वेट मेजर करते हैं किसमें, केजी में। बोलते हैं ना भाई मैं 56 किलो का हूँ, मैं 90 किलो का हूँ, कोई बोलता है ना, कोई बोलता है मैं 80 किलो का हूँ, कोई 70 किलो का हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि इतनी इतनी किलो का है, चावल की बोरी इतनी किलो की है, धान की बोरी इतनी किलो की है। तो यहाँ पर जो यूनिट होता है वो केजी में होता है। अब आप सर पढ़ा रहे हो एटॉमिक मास, है ना भाई, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास। सर इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एटॉमिक। देखो जैसे अपन लोग सब्सटेंस का जो वेट है वो मेजर करते हैं केजी में। अब आप पूछोगे सर सब्सटेंस का वेट या कोई भी मैटर का वेट अपन लोग केजी में क्यों मेजर करते हैं? केजी में मेजर इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका जो एसआई यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, वो क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए अपन लोग हेल्प लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एएमयू। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के या एलिमेंट के एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट अपन लोग हेल्प लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और उसको शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, एएमयू। ठीक है, तो अब अपन लोग जानेंगे कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है या जो जिसको शॉर्ट में एएमयू बोलते हैं वो होता क्या है। ठीक है, चलो ये रहा आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट बोलता क्या है उसको देखो पहले ध्यान से। ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कॉपी में ऐसा मस्त डायग्राम बनाओ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एएमयू। ठीक है, ये होता क्या है, मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन 12 एटम होता है ना, उसका क्या होता है, 1/12 को अपन लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा कार्बन 12 एटम जिसको मैं सिलेक्ट किया, उसका मैं लिया 1/12 पार्ट, उसका मैं 1/12 पार्ट लिया, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, और इसी 1/12 पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलता हूँ। डेफिनेशन तो ये बोल रहा है, ये डेफिनेशन को मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड। क्या समझ में आया ना आप लोगों को? जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के हेल्प से ही डिफाइन किया गया है। जैसे कि एक वेट मेजर करने की मशीन है ना, उस पर मैं अगर खड़ा हो गया, ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया है ना, तो जो दिखाता है कांटा, है ना, जैसे वो दिखा दिया 50 kg, है ना, तो मतलब केजी कितने बार ऐड हुआ है, केजी 50 बार ऐड हुआ है। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट है ना, तो केजी क्या है, 50 बार ऐड हुआ है। उसी तरीके से अगर किसी भी एटम का मेरे को मास निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं एटॉमिक मास यूनिट ही निकालता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट लिखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यूनिट जो होता है या हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट है उसके बराबर एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 12 होता है, या वो तो इसका यूनिट है भाई। कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 AMU होता है। कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। ठीक उसी तरीके से जो कार्बन एटम होता है उसका जो मास होता है वो होता है 12 AMU, ध्यान रहेगा। उसी तरह जैसे जिस तरीके से हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU, उसी तरीके से जो कार्बन के एटम का जो मास होता है वो होता है 12 AMU। मतलब ऐसे मैं 12 पार्टिकल को या 12 भाग, है ना, ऐसे मैं 12 पार्ट को, ऐसे जैसे पीस है, इसको आप मान सकते हो चीज़, जो पिज्जा का पीस नहीं होता, उसी तरीके से। तो ऐसे मैं 12 को अगर मैं जोड़ूं तो वो कार्बन के जो एटम है उसके मास के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 AMU। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे जो ये पीस है, ऐसे 14 पीस लूंगा तो उसका और नाइट्रोजन के एक एटम का मास
बराबर होगा, ठीक है। और ये कोई सब्जी भाजी वाली मंडी में जो यूज करते हैं ना तराजू, वो ऐसा नहीं करते भाई। इसके लिए स्पेशल मशीन होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, जो लैब्स में रखे हुए होते हैं। उसी के हेल्प से हम किसी भी एटम का मास को मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब्जी भाजी वाली मंडी में, भाई एटॉमिक लेवल में बात हो रहा है। एटॉमिक लेवल में बात हो रहा है तो चीज़ें बहुत छोटी हैं। एटॉमिक लेवल में जब बात होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। एक एटम को तो आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो ये कार्बन 12 के साथ एटम को कंपेयर करना है ना, उसी के रिस्पेक्ट में एटम के मास को डिफाइन करना, उसका मैग्नीट्यूड बताना, ये सभी किसके थ्रू हो रही है? ये सभी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हो रही है। वो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, जो अपैरेटस यूज करते हैं अपन लोग किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर देख लिया, कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 12 AMU, नाइट्रोजन एटम के मास होता है 14 AMU। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो एटम है उसका मास होता है 16 AMU। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि एटम को मास प्रोवाइड कौन करता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि एटम को मास प्रोवाइड करता कौन है। जैसे सपोज ये रहा मेरा ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है ना, O2 लिखते हैं उसको। ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, उसको मास कौन प्रोवाइड करेगा? समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि एक बोरी में ले लिया चावल, एक बोरी में ले लिया चावल, इसको बोरी कंसिडर करना भाई, ऑब्जेक्टिव। एक बोरी में ले लिया चावल, ये बोरी को फिल पैक है ना। एक बोरी में चावल ले लिया तो एक एक चावल के दाने का वेट होगा, एक एक चावल के दाने का वेट होगा, और इसी एक एक चावल के दाने को मिलाकर ये पूरा एक बोरी चावल का वेट आएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं, इस ऑक्सीजन के जो एटम है उसको वेट कौन प्रोवाइड करता है? एग्जाम्पल में जब मैंने चावल का दाना लिया तो एक एक चावल का दाना एक पूरे बोरी को वेट प्रोवाइड कर रहा था। अगर एक एक चावल के दाने को वेट को जोड़ा जाए, है ना, जितने भी यहाँ पर दाने हैं, इस पूरे बोरी के वेट वो बराबर होगा। उसी तरीके से मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, ये ऑक्सीजन जो एटम है इसको वेट प्रोवाइड करता कौन है? ठीक है, तो अब डिस्कशन करते हैं कि हु प्रोवाइड वेट टू द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को वेट प्रोवाइड करता कौन है? ऑक्सीजन एटम की बात नहीं है, कोई भी एटम है उसको वेट प्रोवाइड करता कौन है, डिस्कस करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि एटम का मास होता है, एटम का मास कार्बन 12 के हेल्प से मेजर किया गया है ना, उसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्यों होता है ये भी आप लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग जानने वाले हैं कि इस एटम को मास प्रोवाइड करता कौन है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो एटम को मास प्रोवाइड करता है। एटम के इनसाइड में ऐसा होता क्या है जिससे एटम का मास होता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ बोर्ड को देखो, अब आप लोग पूरा फोकस करो बोर्ड पे, है ना। क्या लिखा है? बट डू वी नो व्हाट एग्जैक्टली गिवन एटम इट्स मास, है ना। ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, बट डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली गिव एटम इट्स मास। एटम को मास प्रोवाइड करता कौन है यार? आंसर क्या होगा? इट्स कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड इट। एटॉमिक मास का डेफिनेशन अपने को पता है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि एटम को मास प्रोवाइड करता कौन है, उसका आंसर क्या है? इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड इट। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड, उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, वो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होते हैं। उस पर अपन लोग, इसका वीडियो आप लोग को शुरू में ही मिल जाएगा मेरे चैनल पे। इसके बारे में अपन लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन किया है, ठीक है। लेकिन अभी अपन लोग सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक एटम होता है उसको मास प्रोवाइड करता कौन है। तो हम लोगों ने जाना कि एटम को मास सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोवाइड करते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जो
अच्छी बात है या कॉन्सेप्ट वाली बात है, आप जो भी समझो, कि इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻³ kg, ठीक है, जो 10⁻³ kg होता है, समथिंग ऐसा ही कुछ होता है, आप लोग डाटा देख लेना 9.3137 जो भी है ना, 10⁻³ kg, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है, जो कि वेरी क्लोज टू 0 होता है ना, 10⁻³ है यार, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपन लोग कंसिडर नहीं करते, एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन पिक्चर में क्यों नहीं आता, अगर कोई पूछा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए एटॉमिक मास का कंसिडरेशन में या एटॉमिक मास को डिफाइन करने में अपन लोग इलेक्ट्रॉन का हेल्प नहीं लेते। तो बचा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वी डिफाइन द एटॉमिक मासेस। फिर से बोल रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वी डिफाइन द एटॉमिक मासेस। जैसे कि कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, कोई भी एटम है जिसके न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उसी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं इस चीज को, किसी भी न्यूक्लियस के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, उसी के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं एटॉमिक मास का मेन डेफिनेशन। देखो, अभी तक हम लोगों ने जाना एटॉमिक मास, कार्बन 12, एटॉमिक मास यूनिट और एटम को मास प्रोवाइड करता कौन है। तो अब हम प्योर डेफिनेशन की ओर जा सकते हैं। प्योर डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास का, देखो इधर बोर्ड पे, एटॉमिक मास का प्योर डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। For the number of nucleons inside the nucleus of an atom is called atomic mass। ये दूसरा डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं। क्या हुआ डेफिनेशन, the number of nucleons inside the nucleus of an atom is called atomic mass, ठीक है। उसके बाद अपने को पहले से पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, ये सबसे बड़ी बात है। एटॉमिक मास डिफरेंट सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल उठा के, आपको हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अलग अलग मिलेगा। इसलिए इसी के बेसिस पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है ना, जो मेंडलीव के बाद डिजाइन किया गया था, ठीक है। चलो वो तो खैर बात की बात है। अभी अपन लोग देख रहे हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास का डेफिनेशन एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए आपको। अब क्यों किया, कैसे बनाया गया है ना, कैसे डिफाइन किया गया, सब चीज मैंने बता दिया आपको। अब देख रहे हैं थोड़ा एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एलिमेंट लिया है फ्लोरीन। फ्लोरीन एलिमेंट का होता है, उसका जो एटम होता है उसके पास 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप डेफिनेशन के हिसाब से बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और एटॉमिक मास कितना होगा, बताइए ना। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से लिखिए, तीनों का लिखिए। एल्यूमिनियम लिखा है यहाँ पर Al और क्लोरीन लिखा है। ये क्लोरीन के केस में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है ना। क्लोरीन का ऐसा क्यों होता है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप इस फ्लोरीन और एल्यूमिनियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखिए, ठीक है। अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो देखो, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9। इसलिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होगा, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 9। समझ में है। अब एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, 10 9 19 AMU। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19 AMU। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 AMU होता है और एटॉमिक नंबर होता है 9। किसके हेल्प से मैंने बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो इतना इजी है कॉन्सेप्ट,
समझने के बाद कॉन्सेप्ट हमेशा ईजी हो जाता है। अच्छे से समझो, बस वीडियो को पूरा देखो, कुछ नहीं रखा है, वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम का उसी तरीके से एटॉमिक नंबर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14 और 13, 4 3 7, 1 और 1 2, 27 AMU। देखो क्लोरीन क्या होता है, अब बात करते हैं क्लोरीन केस में। क्लोरीन का क्या है, नेचर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो 7 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और दूसरा फॉर्म होता है उसका 7 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो फिर ये क्या है, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, है ना। आप लोग आइसोटोप का डेफिनेशन जानते हो, कोई भी एटम अगर नेचर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्लोरीन के ही आइसोटोप्स होते हैं, बाकी किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं होते हैं, और ये होते हैं तो क्यों होते हैं और ये होते क्या हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन अगले वीडियो पे करेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर जो क्लोरीन का पहला आइसोटोप है, इसके पास 7 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा पहले आइसोटोप का 17, और दूसरे जो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, पहले वाले एटॉमिक मास कितना होगा 8 7 15 का 5 1 35 AMU। पहले वाले आइसोटोप का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 35 AMU, है ना। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखो इस वाले का एटॉमिक मास है जिसका 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 17 और एटॉमिक मास है 35 AMU, है ना, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए अब हमारे पास एटॉमिक नंबर है 17। अब बोला ना एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। एटॉमिक मास सेम एलिमेंट का डिफरेंट हो सकता है, मगर एटॉमिक नंबर सेम एलिमेंट का हमेशा सेम रहेगा, और एटॉमिक नंबर 2 डिफरेंट एलिमेंट का कभी सेम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देख रहे हैं एटॉमिक मास इसके लिए, तो 20 17 कितना होता है 37। अब आप बोलोगे सर आपने एल्यूमिनियम का एक आइसोटोप का एटॉमिक मास निकाला 35 और एक तो निकाल दिया 37, तो मैं किसको कंसीडर करूं, कुछ नहीं करना है आपको दोनों का एवरेज कंसीडर करना है। तो एल्यूमिनियम का जो पहला का था 35, दूसरे का था 37, तो मैं दोनों का एवरेज ले लूंगा 35.5 AMU। इसलिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है उसको 35.5 AMU कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों का एवरेज होता है, ठीक है ना। 36 भी ले सकते हो, लेकिन 35.5 करेक्ट है, ओके। तो ये था पूरा एटॉमिक मास के बारे में लेक्चर, पार्ट 1 FLS पार्ट 2। आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने से आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैंने शुरू से ही बोल दिया है बात को, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास में अपने दोस्तों के साथ, है ना, शेयर कीजिए। ये छोटी सी हेल्प होगी आपकी तरफ से मेरे लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो होगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार के बारे में, आइसोफॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगले वीडियो को देखना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।